आज के दिन रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लैवरोव, उन्होंने एनुअल ब्रीफिंग रखी थी मॉस्को में। 3 घंटे की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। इसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें की है। उन्होंने पहले कहा है कि रसिया का जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इस समय यूक्रेन में चल रहा है, उसकी वजह से रसिया में प्यूरिफिकेशन आ गया है। उनका कहने का मतलब ये है कि लड़ाई शुरू होने से पहले कुछ ऐसे लोग थे रसिया में जो रसिया के खिलाफ थे और वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी से वो प्रभावित थे। अब इनका कहना है कि लड़ाई के लगभग 2 साल हो गए। अब हमारे देश से ऐसे जो लोग थे, ऐसी जो आइडियोलॉजी थी जो वेस्टर्न देशों के हित में बात करती थी, अब उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब वो आइडियोलॉजी ख़त्म हो चुकी है। अब वो कहते हैं कि रसिया सोसाइटी अब एक मत हो चुकी है। अब वो यूनाइट हो चुकी है रसिया की सोसाइटी, और रसिया की सोसाइटी अब रसिया के इंटरेस्ट के ऊपर वो यूनाइटेड है। उनका साथ में ये भी कहना है कि जैसे कि 1990 के दशक में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रसिया और वेस्टर्न देशों के अच्छे संबंध बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद रसिया का आरोप ये है कि वेस्टर्न देशों ने रसिया के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और रसिया को ब्लैकमेलिंग करते रहे ये वेस्टर्न देश। तो अब लेवरोव कह रहे हैं कि अब रसिया में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब हर व्यक्ति जो रसिया के अंदर है वो इस चीज़ को मान चुका है कि अब रसिया वेस्टर्न देशों के ऊपर दोबारा यकीन नहीं कर सकेगा। उन्होंने आगे कहा है कि यूक्रेन सीज़ फायर की कंडीशन नहीं लगा सकता है, क्योंकि जो लड़ाई रोकने का काम है वो अमेरिका ही कर सकता है यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन को डायरेक्ट करता है कि लड़ाई को किस तरफ ले जाना है और कितना ले जाना है लड़ाई को। तो इनका कहने का मतलब ये है कि यूक्रेन के पास कोई पावर नहीं है और जो सारी पावर यूक्रेन की है वो अमेरिका के पास है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है लड़ाई को रुकाने के लिए। साथ में उन्होंने कहा कि अब जो अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देश है उनकी जो पावर है अब वो कम होती जा रही है। अब जो एक नया ग्रुप निकल के आ रहा है और ये जो इमर्जिंग ग्रुप आ रहा है, ये अब इसकी पावर बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक पावर बढ़ती जा रही है, फाइनेंशियल पावर बढ़ती जा रही है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पावर्स की ये बात कर रहे हैं वो चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अब वो दौर आ चुका है जब यूनिलैटरल जो दुनिया में एक शक्ति थी अमेरिका, अब उसका जो वर्चस्व है वो ख़त्म होने लग गया है। तो इनका ये कहना है कि अब अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसको जब लग रहा है कि उसकी जो वर्चस्व है वो उसके ऊपर खतरा है, तो अमेरिका हड़बड़ाहट में ये काम कर रहा है। कुछ दिन पहले यूके और यूक्रेन ने एग्रीमेंट किया था, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट इसको कह रहे थे, जिसमें किस चीज़ के तहत यूके यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप दिलाने के लिए हेल्प करेगा। साथ में यूके इंटेलिजेंस गैदरिंग करेगा यूक्रेन के लिए और यूक्रेन को इंटेलिजेंस मुहैया कराएगा। तो इस तरह से इन दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया था। तो उसी के ऊपर लेवरोव कह रहे हैं कि इस एग्रीमेंट का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है और ये हाफ बेक एग्रीमेंट है। आज के दिन यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। सेंट पीटर्सबर्ग में ये अटैक हुआ है और ये ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया है। तो यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आई है कि ये ऑयल टर्मिनल को हिट किया है ड्रोन ने, जबकि रसिया की तरफ से रिपोर्ट ये आई है कि रसिया ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया था और कोई भी ऑयल टर्मिनल को नुकसान नहीं हुआ है। तो कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है इसके बारे में भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। रसिया ने भी आज ही एक घोषणा की है। उसने कहा है कि आज के दिन उसने वैसेला एक गांव है उसमें उसने कब्जा कर लिया है। ये यूक्रेन का ईस्टर्न दोनेत्स्क में ये गांव पड़ता है और ये इसका बखमूस से जो दूरी है 20 किलोमीटर की लगभग है। तो आज के दिन रसिया ने इस गांव में कब्जा कर लिया है। हंगरी के जो पीएम है विक्टर ऑर्बन, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ईयू सपोर्ट करना चाह रहा है यूक्रेन को, तो वो सपोर्ट एनुअली होनी चाहिए। यानी कि अभी यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए 50 बिलियन यूरो देना चाह रहा है 4 साल के लिए। तो ये हंगरी के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसको एनुअली करना चाहिए। एनुअली करने का मतलब ये है कि हर साल 12.5 बिलियन यूरो देना चाहिए यूक्रेन को। फिर अगले साल अगर पैसा देना है तो उसके लिए पहले वोटिंग होनी चाहिए। तो ये इनका कहना है। अगर वोटिंग में पास हो जाता है तो फिर दूसरे साल के लिए 12.5 बिलियन यूरो को जारी कर देना चाहिए। तो इनका कहने का मतलब है 4 साल में हमको हर साल इसको वोटिंग में रखना चाहिए इस पैसे को, तब जाके यूक्रेन को देना चाहिए। साथ में उन्होंने ऑर्बन ने क्रिटिसाइज़ किया है लिबरल पॉलिटिशियन को जो इस समय यूरोप में है और जो दबाव बना रही कि फटाफट इस बिल को पास कराना चाहिए। उनका कहना ऑर्बन का कहना ये है कि जल्दी क्यों हो रही है, हमको इस बिल को अभी पास कराना की जल्दी क्यों हो रही है, क्योंकि अभी कुछ महीनों में यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन भी है, तो हम उसके बाद भी तो इसको करा सकते हैं पास। तो ये उनका कहना है। अभी जहाँ तक बात की जाए फरवरी 1 तारीख को यूरोपियन
मीटिंग होगी, यूरोपियन देशों की मीटिंग है, उसमें ये बात चल रही है कि उस दिन ही 1 फरवरी के दिन हो सकता है कि ये जो बिल है जिसके तहत यूक्रेन को 50 बिलियन यूरो देने हैं, वो बिल को उसी दिन वोटिंग के लिए रखा जा सकता है। हालांकि ऑर्बन क्या फ़ैसला लेते हैं उस दिन, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी पिछले दिसंबर में भी मीटिंग हुई थी जिसके तहत दिसंबर में तय किया गया था कि यूक्रेन को ये पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन ऑर्बन ने उसमें वीटो लगा दिया था, तो उस कारण उस दिन वो उस महीने वो पास नहीं हो पाया। अब देखना ये है कि जो ऑर्बन है क्या वो फरवरी में भी वीटो लगाते हैं या नहीं लगाते। अभी ऑर्बन की बात की जाए तो ऑर्बन के संबंध क्योंकि रसिया के साथ भी बहुत मजबूत है, और ऑर्बन यूक्रेन की कई कई मौके में उन्होंने यूक्रेन की आलोचना भी की है। जैसे कि यूक्रेन को जो ईयू का मेंबरशिप बनाने की कोशिश हो रही है उसकी भी उन्होंने आलोचना की थी। तो ऑर्बन की यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, खासतौर में ऐसे समय में जब यूरोपियन पार्लियामेंट अगर कोई भी फैसला लेना चाहती है तो सब देशों की सहमति होनी ज़रूरी है। अगर कोई भी एक देश अगर उसमें मना कर देता है तो फिर वो जो जो भी बिल होता है या फिर जो भी फैसले होते हैं वो पास नहीं हो पाते। वेस्टर्न यूक्रेन के जो स्टूडेंट हैं वो राइफ़ल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइफ़ल और पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, और ये वेस्टर्न यूक्रेन के बच्चों को कॉलेज और स्कूल में सिखाया जा रहा है। ये डिजिटल मेथड से सिखाया जा रहा है, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर की मदद से इन बच्चों को सिखाया जा रहा है कि बंदूक और राइफ़ल को कैसे चलाया जाता है। सिप्रस जो एक बहुत महत्वपूर्ण देश है लड़ाई के संदर्भ में अगर देखा जाए रसिया और यूक्रेन की, क्योंकि यहाँ से रसिया के जो बिजनेस रसिया के थे वो यहाँ पर काफ़ी इस्टेब्लिश थे सिप्रस में। जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाता था सिप्रस में ही जाता था वो रसिया की तरफ से। तो सिप्रस ने जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से सिप्रस की जो गवर्नमेंट है उसने रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, तो उस कारण रसिया के जो बिजनेसेस थे सिप्रस में वो उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो सिप्रस की तारीफ़ आज के दिन यूक्रेन के जो एम्बेसडर है रुसलन निमेक्चिवी, उन्होंने सिप्रस की तारीफ़ की है, और उन्होंने कहा कि सिप्रस एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन निभा रहा है अपना इस लड़ाई में। रोमानिया के जो फार्मर है उन्होंने आज के दिन ब्लॉक कर दिया था रोमानिया और यूक्रेन की बॉर्डर को। तो रोमानिया के फार्मर्स का कहना ये है कि यूक्रेन के जो फार्मर है उनकी रोज़गार को नुकसान पहुंचा रहे। इससे पहले भी जो पोलैंड के फार्मर थे उन्होंने भी यूक्रेन की बॉर्डर में ब्लॉकेट लगा दिया था। तो इस तरह से ये जो फार्मर्स है ईस्टर्न यूरोप के, इनका कहना ये है कि इनके जो अनाज है वो अनाज अब बिक नहीं पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन का अनाज इनसे आगे निकल गया है, यूक्रेन के अनाज को ज़्यादा प्राथमिकता मिल रही है। तो इन देशों के अनाज को नहीं बिक पाने के कारण इन फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। तो इन फार्मर्स ने आज जब ब्लॉकेट किया तो इनका अपील ये है, इनकी अपने देश से भी अपील है, रोमानिया से भी गवर्नमेंट से अपील है, और यूरोपियन देशों के सरकारों से भी इनकी अपील है कि जो यूक्रेन है उसके जो उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है तो उस प्राथमिकता को बंद कर देना चाहिए। और ये जो ब्लॉकेट आज हो गया है तो उससे फिर